हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के वेणुआचारी शासकीय महाविद्यालय सीपत से आज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करूंगा। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस मुख्य रूप से दो पार्टों से मिलकर बना होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेस्टिस में संपन्न होता है, जिनके चार प्रमुख पद हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें स्पर्म मदर सेल से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर उन्हीं में से एक कोशिका ग्रोथ के माध्यम से, वृद्धि के माध्यम से इनलार्ज हो जाता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पुनः विभाजित होकर मैच्योरेशन फेज के अंतर्गत सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्म्स का निर्माण करता है। स्पर्म का निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रमुख चार पद हैं। विद्यार्थियों, आज हम इन चार प्रमुख पदों का हार्मोन द्वारा नियंत्रण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की समस्त प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन ब्रेन द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क स्वयं अपने आप में ये सक्षम नहीं होता, वो विभिन्न हार्मोन्स की मदद से यह प्रक्रिया संपन्न करता है। तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, उसमें कई रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। रिलीजिंग फैक्टर्स के माध्यम से ही पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है, जो हाइपोथैलेमस एक फोरब्रेन का पार्ट है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के नियंत्रण और नियमन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आप जानते हैं, ये सीधे तौर पर टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं। टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करता है और इनके स्टिमुलेशन से एक विशिष्ट हार्मोन स्रावित होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जो टेस्टिस होता है वो एंड्रोजन के माध्यम से टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के ही विभिन्न हार्मोन में से एक हार्मोन है जो प्रत्यक्ष रूप से गैमेटोजेनेसिस पर नियंत्रण और नियमन रखता है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन मनुष्य के सेक्सुअल बिहेवियर के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार जो टेस्टोस्टेरोन है वो सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगा, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंतर्गत सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पूरे आते हैं और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस को सम्मिलित किया गया है। तो विद्यार्थियों, गैमेटोजेनेसिस और सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अलावा एक और विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसे सेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं। ये सेक्सुअल बिहेवियर विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार का होता है। मनुष्य में सेक्सुअल बिहेवियर का कंट्रोल एंड्रोजन हार्मोन से होता है। अगर गैमेटोजेनेसिस प्रक्रियाओं का संपूर्ण नियंत्रण को समझना है तो सेक्सुअल बिहेवियर को प्राथमिकता से समझना होगा। सेक्सुअल बिहेवियर के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं आती हैं जो गैमेटोजेनेसिस के पहले या सेक्स के पहले ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप जानते हैं, मनुष्य में मूंछों का उगना, मसल्स का पाया जाना और आवाज़ का भारीपन, ये सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। वैसे सेक्सुअल बिहेवियर्स में मेटिंग से पहले फीमेल को आकर्षित करने के लिए जो समस्त प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है उसे हम सेक्सुअल बिहेवियर कहते हैं। विद्यार्थियों, हम अब इसके दूसरे पहलू पे जाएंगे, इसके दूसरे हार्मोन पे जाएंगे। दूसरा प्रमुख हार्मोन है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह भी अग्र पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन है।
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करते हैं और आगे जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस को नियंत्रण और नियमन करते हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है, गैमेटोजेनेसिस का जो प्रथम प्रक्रिया है मल्टीप्लिकेशन, इसमें स्पर्म मदर सेल से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से टेस्टोस्टेरोन के नियंत्रण और नियमन पे कार्य करते हैं। ग्रोथ की जो प्रक्रिया है इसमें भी टेस्टोस्टेरोन प्रमुखता से भाग लेता है, परंतु मैच्योरेशन के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अलावा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। और स्पर्मियोजेनेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए LH, FSH हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं, इसके अलावा कोशिका के भीतर न्यूक्लियस का नियंत्रण और नियमन भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्म सेल्स का नियंत्रण, स्पर्म्स का बनना, ये इसमें स्पर्म लाइसिस नामक हार्मोन जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, और स्पर्म विभिन्न और हार्मोन जो ओवम को भेदने में मदद करते हैं, ये सारे चीज़ें कोशिका विशिष्ट में पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं टेस्टिस में पाए जाने वाले कोशिकाओं में ही संपन्न होता है। इस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का नियंत्रण एवं नियमन मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं एंड्रोजन हार्मोन की मदद से होता है। विद्यार्थियों, हार्मोन कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट है oogenesis। आप जानते हैं यह प्रक्रिया ओवरी में संपन्न होती है और इसमें अनेक विभिन्नताएं होती हैं, परंतु इनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस की भांति मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन में भिन्नित होता है। मल्टीप्लिकेशन में स्पर्म मदर सेल से अनेकों या प्राइमोर्डियल सेल से कई ओगोनिया का निर्माण होते हैं। ओगोनिया में से कोई एक कोशिका एक्टिव होकर ग्रोथ प्रक्रिया को संपन्न करती है, इसके आकार में वृद्धि हो जाता है। और आप पढ़ चुके हैं ये दो प्रक्रियाओं में भिन्नित होता है ग्रोथ, प्री वाइटलोजेनेसिस एवं वाइटलोजेनेसिस। प्री वाइटलोजेनेसिस के अंतर्गत योग के अतिरिक्त अन्य समस्त एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अन्य चीज़ों का निर्माण होता है। और वाइटलोजेनेसिस के अंतर्गत योग का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, आप ये भी पढ़ चुके हैं कि योग निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया मनुष्य में लीवर में होता है और ये एक ग्रेन्यूल्स के रूप में योग में आता है, ओवरी में आता है और ओवरी में ही योग का निर्माण होता है। तो ये वाइटलोजेन के रूप में ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये ग्रेन्यूल्स ओवरी में आकर ही योग का निर्माण करते हैं। इसका तृतीय पद है मैचुरेशन। ये फर्स्ट और सेकंड मैचुरेशन के अंतर्गत सेकेंडरी oocyte एवं ओवम का निर्माण होता है। इसी में पोलर बॉडीज बनते हैं जो आगे जाकर विलुप्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें समझना है कि oogenesis की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होती है। तो आप जानते हैं कि ये भी ब्रेन हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है। इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जाकर ओवरी को स्टिमुलेट करता है। ओवरी से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं जो डायरेक्टली oogenesis को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कैसे करता है अभी हम देखेंगे और इसके दूसरे हार्मोन्स पे भी हम कंसंट्रेट करते हैं। इसका दूसरा हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ओवरी की ग्राफिन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ग्राफिन फॉलिकल्स में विद्यमान कॉर्पस ल्यूटियम से एक विशिष्ट हार्मोन निकलता है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन की संज्ञा देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इनडायरेक्टली oogenesis को नियंत्रण और नियमित करता है। आप जानते हैं
कि अगर oogenesis की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो ये सारे हार्मोन्स को इनएक्टिव करने के लिए हाइपोथैलेमस उत्तरदायी होता है। इस प्रक्रिया को हम इनहिबिशन कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर संपन्न होती है। विद्यार्थियों, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अगर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है तो कैसे कंट्रोल करता है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया होगी। ये हम मेंस्ट्रुएशन के 3 अवस्थाओं को हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। तो प्रोजेस्टेरॉन मुख्य रूप से सेक्रेटरी फेज को नियंत्रित और नियमित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इनडायरेक्टली oogenesis को नियंत्रित करता है और डायरेक्टली मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करता है। इस प्रकार हार्मोन कंट्रोल ऑफ oogenesis एवं हार्मोन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड ही नियंत्रित और नियमित करता है, जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। और ये संपूर्ण प्रक्रिया एक कैस्केड थ्योरी की भांति कार्य करते हैं, जो एक दूसरे पर नियंत्रित और नियमित होते हैं। आप विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त है और इसका ज्ञान विशिष्ट रूप से भिन्नित होता है। तो आप जब भी इसे हमने एक ही चित्र में इसे समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आप इसे 2 अलग अलग पार्ट में इसे समझाएंगे। और जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो आप इसकी भूमिका में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन करेंगे, और इसके जो कंक्लूजन वाले पार्ट हैं उसमें आप विशिष्ट रूप से इन हार्मोन से होने वाले विभिन्नताओं का हम वर्णन करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकुलर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होता है, परंतु वो ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन LTH को स्टिमुलेट करता है। वो जाकर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है और वो फर्दर ग्राफिन फॉलिकल के थ्रू प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर एस्ट्रोजन हार्मोन चाहे तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर नियंत्रण रख सकता है, उसके लिए वो LTH की मदद लेता है। आप जानते हैं LTH पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है और जिसका नियंत्रण एस्ट्रोजन पर भी होता है। ये प्रक्रिया विशिष्ट रूप से इनहिबिशन के दौरान होता है। अगर कोई प्रक्रिया मेंस्ट्रुएशन करना है, मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया को संपन्न करना है, तो एस्ट्रोजन LTH के माध्यम से FSH को स्टिमुलेट करता है, इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होगा कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सप्रेस हो जाता है और LH हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्टिमुलेशन और फर्दर प्लेसेंटा का कार्य फिर बढ़ जाता है। आगे का संपूर्ण प्रक्रिया प्रोजेस्टेरॉन, प्लेसेंटा और रिलैक्सिन हार्मोन के नियंत्रण में चला जाता है, जो कि यह फर्टिलाइज हो गया है, एग का निर्माण होना है। तो एग के निर्माण के लिए सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। इस प्रकार आप जानते हैं कि LH जो है ग्राफियन फॉलिकल पर भी नियंत्रण रखता है। जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल्स की वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, परंतु LH हार्मोन उसके राइपनिंग के लिए और उसके बर्स्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम याद करें तो ओवरी के अंदर ओवुलेशन के समय जब ओवम बाहर आ जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल वहाँ स्थित होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम के माध्यम से फर्दर प्रोजेस्टेरॉन तब तक सिक्रेट करता है जब तक कि प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट ना हो जाए। तो
इस दौरान LH जो है अगर मेंस्ट्रुएशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने के लिए उत्तरदायी होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने से कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कार्पस एल्बिकेंस एक रेत के कण के समान अवस्था है जो पुनः मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने पर यह फिर से बनता है और ये पहले कार्पस हीमोरेजिकम बनाता है, फिर ग्राफियन कार्पस ल्यूटियम बनाता है और कार्पस ल्यूटियम से ही फिर से प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होते हैं। इस प्रकार हार्मोन्स की इन इनबैलेंस अवस्थाओं को, इन विभिन्नताओं को हम इसके कंक्लूजन पार्ट में, उपसंहार पार्ट में लिख सकते हैं या दर्शा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूँगा, ध्यान से सुनेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस दो पार्ट में भिन्नित है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण LH-FSH हार्मोन के माध्यम से होता है जो मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए रिलीजिंग फैक्टर होते हैं जो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का एक पार्ट है जो इन समस्त प्रक्रियाओं के नियंत्रण और नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो चूंकि हमें हार्मोन पे हाईलाइट करना है, इसलिए हम ब्रेन के पार्ट को हाइड करते हुए हार्मोन पार्ट को हाईलाइट करेंगे। तो इससे जो स्रावित हो रहा है LH, टेस्टिस को स्टिमुलेट किया, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक हार्मोन है जो टेस्टिस के स्टिमुलेंट से ही उत्पन्न होता है और एंड्रोजन सेक्सुअल बिहेवियर के लिए उत्तरदायी होते हैं और टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और इसके दूसरा पार्ट है FSH। FSH सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस के नियंत्रण और नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार अगर हीट पीरियड समाप्त हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन इनहिबिशन प्रोसेस से गुजरकर फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में आ जाता है और ये ब्रेन को इंटीमेट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्मेटोजेनेसिस को इनएक्टिव किया जा सके, टेस्टोस्टेरोन को इनएक्टिव किया जा सके, एंड्रोजन को इनएक्टिव किया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया विद्यार्थियों याद रखेंगे हीट पीरियड के दौरान होता है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पुनः ब्रेन के हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है और हाइपोथैलेमस द्वारा ही इनहिबिट होता है। आपको पता है यह LH हार्मोन जो स्टिमुलेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो ओवरी को स्टिमुलेट करके एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो प्रत्यक्ष रूप से oogenesis को नियंत्रित और नियमित करता है। इसी प्रकार जो FSH हार्मोन है ये ग्राफियन फॉलिकल, ओवरी में पाए जाने वाले ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें विद्यमान कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से oogenesis पर नियंत्रण और नियमित करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रत्यक्ष रूप से मेंस्ट्रुएशन पर नियंत्रण और नियमन रखता है और ये मुख्यतः मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सेक्रेटरी फेज जो द्वितीय फेज है उसमें ये प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी रिप्रोडक्टिव साइकिल का ही एक पार्ट है। इसमें जो प्रोलिफरेटिव फेज है उसमें LH हार्मोन प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, LH और एस्ट्रोजन, और सेक्रेटरी फेज में FSH और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सक्रिय रूप से भाग लेता है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो LH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को राइपनिंग यानी पकाने के लिए और उसे रप्चर करने के लिए उत्तरदायी होता है। फलतः यह कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस के रूप में शेष रह जाता है और मेंस्ट्रुएशन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार गैमेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पे समाप्त होता है। विद्यार्थियों, धन्यवाद। थैंक यू।